जहां पर साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और उनकी तरफ से असेंबली में पास की गई करारदाद अवाम की तर्जुमानी। उनकी तरफ से कहा गया पासशुदा करारदाद का सिर्फ सियासी असर हो सकता है और पीडीपी गैर जरूरी बहस में ना पड़े। उनकी तरफ से ये कहा गया है साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू का ये बयान जो है वो सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पीडीपी गैर जरूरी बहस में ना पड़े और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मनफी सियासत से पीडीपी को नुकसान होगा। जो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि पीडीपी गैर जरूरी बहस में ना पड़े और इस पर भी जानकारी लेंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ और कहा गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद की हुकूमत में 2015 से 2018 तक की बात करेंगे तो हसीब दराबू मालियत के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो साबिका तौर पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने पुलवामा जिले के राजपुरा हल्के की नुमाइंदगी की। इस वक्त उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर पीडीपी को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि पीडीपी को गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए। साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू की तरफ से ये बयान जो है वो देखने को मिला और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक कौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि ये जो बयान सामने आया है क्या कुछ मजीद कहा गया है उनकी तरफ से? देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, काफ़ी दिनों बाद वो कश्मीर में थे और कश्मीर में उन्होंने बैक टू बैक कई चैनल से गुफ्तगू की है, बात की है मीडिया आउटलेट्स के साथ और उसमें उन्होंने प्री और पोस्ट 5 अगस्त 2019 की बात की है और 370 और 35A का जो स्ट्रक्चर था उससे क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को था, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या नुकसान हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो है वो रखी है। लेकिन पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो उनका ये मानना है कि एक मैसिव मैंडेट दो पार्टियों को है। एक पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो सरकार के अंदर है, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी उसके बाद अगर जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जिनके पास वोट शेयर भी ज़्यादा है और सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की और जो बाकी पार्टियां हैं जिनके पास 1-2 एमएलएज हैं उन्हें खुद देखना चाहिए कि जो लोग कल तक सरकार के अंदर थे और सीधे से उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि कल तक जो सरकार के अंदर हुआ करते थे 20-22 एमएलएज उनके हुआ करते थे, अब वो 2-3 एमएलएज पर क्यों आ गए हैं। तो ये जरा उनको देखना चाहिए कि आखिर कहाँ पर गलतियां हुई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्यों उनको रिजेक्ट किया है। और जिस तरीके से आज वो ऐवान के अंदर यानी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर गैलरी प्ले करते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, उससे उनको मजीद नुकसान होगा, इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि उन्हें चाहिए कि सरकार को एक मौका दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने में कुछ कदम आगे बढ़ा सके। एक तो ये था इसमें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल के जवाब में उनका मानना यह भी है कि जम्मू कश्मीर की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर हमें 1 रुपया खर्च करना है उसके ऊपर 3 रुपये लगते हैं कि हम इस 1 रुपये को खर्च कैसे करें। यही वजह है कि हमारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जब बजट के ऊपर वो आए और चूँकि वो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के और बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने हेड किया, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट अपने ऊपर एक्सपेंडिचर करती है यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है जो अपने ऊपर ही एक्सपेंडिचर करेंगी उस एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने की जरूरत है। जितना वो कर्टेल होगा उतना यहां से फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट जो है वो सही हो सकती है और 1 रुपये के मुकाबले में 3 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1 के मुकाबले में 1.5 रुपया अगर खर्च होता है तो कहीं ना कहीं जो 2.5 रुपया हमारे पास बचेगा वो आप बेरोजगारी पर लगा सकते हैं, नए यूनिट्स पर लगा सकते हैं और इस तरीके से एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा कि जम्मू कश्मीर जो अभी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी में है इसको कैसे बाहर निकाला जा सके। फाइनली बात आई रेजोल्यूशंस की, उन करारदाद की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रखे गए, चाहे वो कैबिनेट की तरफ से रखे गए या जो असेंबली के अंदर रखे गए, इस पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो ये बता रहा था, देखिए 370 और 35A इसमें कोर्ट वर्डिक्ट है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट है, इसकी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने रिफ्लेक्ट किया कैबिनेट के अंदर विद वांट टू फुल स्टेटहुड और फिर उसके बाद इस तरीके असेंबली में उन्होंने कहा
कि स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर किया जाए विदाउट नेमिंग कि 4 अगस्त, 5 अगस्त, 3 अगस्त, 15 अगस्त, वो नाम न लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने किया, वो दरअसल उन्होंने एस्पिरेशंस ऑफ द जम्मू कश्मीर के जो लोगों की एस्पिरेशंस है, दिल है, उसको सामने रखने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से पीडीपी ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, दरअसल ये एक माइनर ये जो पॉलिटिक्स है, नेगेटिव पॉलिटिक्स है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान पीडीपी को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन उमर ने जो एक मूव किया है 1 महीने के दौरान, ये बैक टू बैक एक पॉलिटिकल मूव है और इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं देखेंगे, लेकिन जरूर एक विंडो खुलेगी जिसमें बातचीत के दरवाजे होंगे, जिसमें नेगोशिएशन का प्रोसेस होगा। बाद में ये पॉलिटिकली अब लड़ना होगा क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर चीजें इन्वॉल्व है। इसमें हमने सब चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के हितों को कैसे आगे सेफगार्ड किया जाए उस पर बात करनी होगी। और कुल मिलाकर जब आप इस पूरी वार्ता को देखते हैं जो डॉक्टर हसीब द्राबू की तरफ से कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि 1 महीने की सरकार, अगरचे वो पॉलिटिकली उनके खिलाफ है, अगरचे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव भी लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुतमईन नजर आए कि सरकार ऑन द ट्रैक है इस वक्त और थोड़ा सा वक्त और चाहिए, उसके बाद अच्छा इशफाक, जिस तरीके से हसीब द्राबू की बात करें तो अभी किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा बयान सामने आना, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल बयान उस वक्त सामने आया है जब पीडीपी जबरदस्त विरोध कर रही है, जब और लीडर्स विरोध कर रहे हैं कि आपने 5 अगस्त को डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा। उन सब का नाम लिए बगैर आज जब डॉक्टर हसीब द्राबू ने कहा कि देखिए इन सब लीडरों को पता है कि सिचुएशन है क्या और जो लाइन अडॉप्ट की गई है उमर की तरफ से वो सही है और जिस तरीके से सिचुएशन को एराइज करने की कोशिश की जा रही है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है और इससे हमने दूर होना पड़ेगा। ये ना स्टेट के हित में है ना ही सेंट्रल के हित में। तो उससे ये साफ लग रहा है कि एक लाइन जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से खींची गई है वो कहीं ना कहीं सही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक जमाने में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के काफी क्लोज डॉक्टर हसीब द्राबू को माना जाता था। एक जमाने में उन्हें माना जाता था कि दिल्ली और पीडीपी को नजदीक करने में, यानी बीजेपी और पीडीपी को नजदीक करने में डॉक्टर हसीब द्राबू का एक मेजर रोल है। और आज जिस तरीके से डॉक्टर हसीब द्राबू ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, वो कोई दोबारा नौकरी नहीं करेंगे और ये सारी पोजीशन क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी कुछ अखबारों के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। लेकिन अब मीडिया पर आकर जब ये बात कर रहे हैं तो इसका सीधे से मतलब है कि लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया है, हालात बदल चुके हैं और उन बदलते हालात के बीच पॉलिटिक्स को भी चेंज होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक घोर आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से साबिक वजीर खजाना हसीब द्राबू की तरफ से जो बयान है वो सामने आया।